वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन। और ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ये चौथा वीडियो है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, नेट इन्वेस्टमेंट, डिप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस के बारे में चर्चा हुई थी। तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में बता दें कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अ ग्रॉस और नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल फॉर्मेशन है। ग्रॉस और नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर depreciation एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा जाता है कि न्यू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर depreciation एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। Depreciation, wear and tear or depletion which capital stock undergoes over a period of time. Capital loss refers to a loss in value of fixed assets due to unforeseen obsolescence, natural calamities, theft, accidents etc. तो ये हमारा फ्लैशबैक था पिछले वीडियो का जिस पर हमने चर्चा किया था। तो आज हम चर्चा करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड एंड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट पर चर्चा करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करेंगे, वैल्यू एडेड एंड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज द estimated money value of all final goods and services produced during a given period of time, inclusive of change in stock and production for self consumption। यहाँ से ये लास्ट की जो लाइन है, लास्ट का जो पॉइंट है जो मैंने बताया कि ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे, और ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। कहीं कहीं किसी बिंदु पर ये मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए इस पर स्पेशल एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ द एस्टिमेटेड मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एस्टिमेटेड मनी वैल्यू उनकी। ठीक है, produced during a given period of time, inclusive of changes in stock and production for self consumption। ठीक है, तो ये जो लास्ट मैंने बताया उसको ध्यान देने की जरूरत है। अब टॉप टिप क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ फाइनल आउटपुट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? और ये इसको भी शामिल करता है, किसको? प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनल आउटपुट, किसके द्वारा? बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन, मतलब जितनी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उसके द्वारा क्या प्रोक्योर किया जाता है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। वो भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंतर्गत शामिल होता है, इसको ध्यान रखना। तो फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हुआ? आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन यूनिट्स इनटू मार्केट प्राइस पर यूनिट, मतलब 5 रुपये कीमत है मार्केट में, और 5 आउटपुट हुआ मान ली, तो 5 × 5 ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। अब यहाँ देखना है, इफ़ अ फर्म हैड नो अनसोल्ड स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ऐसा भी हो सकता है कि अनसोल्ड स्टॉक हो, सेमी फिनिश्ड गुड हो, रॉ मटेरियल हो बचा हुआ, और ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ अ फर्म हैड नो अनसोल्ड स्टॉक, कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो उस स्थिति में ये जब ये शर्त लागू हो तो उस स्थिति में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सेल्स प्लस वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इफ अ फर्म हैड नो अनसोल्ड स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, अगर बिगनिंग ऑफ ईयर कोई भी वैल्यू नहीं है अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, अगर अनसोल्ड स्टॉक होगा तो उसमें हम उसको भी शामिल करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर है तो मुझको ये शामिल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं, लेकिन यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक बचा हुआ है, तो उस अनसोल्ड स्टॉक को भी, ये सेल्स है, सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक। सेल्स क्या है? आउटपुट सोल्ड इन यूनिट्स इनटू मार्केट प्राइस, ये है।
सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू डोमेस्टिक बायर्स प्लस एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सेल्स में हमको ध्यान रखना होगा कि सेल्स दो तरीके का होता है, एक तो इकोनॉमी जो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी उसके अंतर्गत, और एक होता है बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो सेल्स जब हम कहेंगे तो इन दोनों तरह के सेल्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन बनाते समय एक चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि सेल्स जब हो, अगर सेल्स की वैल्यू दी हुई है और इसमें से कोई एक दिया हुआ है तो हम हमेशा बड़े फिगर को पकड़ते हैं, इसको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं, इफ अ फर्म हैड सम अनसोल्ड स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो अब कुछ अनसोल्ड स्टॉक है मान लीजिए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक्स, ठीक है। अब नेट चेंज इन स्टॉक्स ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर नेट चेंज इन स्टॉक अगर कुछ भी अनसोल्ड स्टॉक है, इफ द फर्म हैड सम अनसोल्ड स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अगर मान लीजिए इस केस में अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट कुछ भी स्टॉक का नहीं है तो फार्मूला तो यही होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं है। लेकिन अनसोल्ड स्टॉक होगा तो क्या क्या होगा, उसमें नेट जो चेंज होंगे उसको हम दिखाएंगे हैं। तो हियर नेट चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये ध्यान देना हमको। सी अल्फ़ाबेट है, ये पहले आता है तो इसको सी हम पहले लिखेंगे, ओ बाद में आता है तो इसलिए ओ बाद में, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बस ये याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। टॉप टिप क्या है, इन केस नेट इन डिक्रीज इन स्टॉक्स इज गिवन देन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स माइनस नेट डिक्रीज इन स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। So now we are going to talk on intermediate consumption और intermediate cost। intermediate consumption क्या होता है, intermediate cost क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही important है while we are solving the questions on especially the value added method। intermediate consumption refers to the expenditure incurred by a production unit, ठीक है, production unit on purchasing material inputs from other production units which are used up completely during the production process in the same year। एक साल का जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में तो हम फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग ईयर में एक साल में हम क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन रिफर क्या करता है कि जो प्रोडक्शन यूनिट, एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से जो कुछ भी परचेज किया, मान लीजिए ए और बी है, तो ए ने बी से परचेज किया, ए आउटपुट कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, तो जो कुछ भी आउटपुट उसने बनाया और जितना मटेरियल उसने परचेज किया उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको हम माइनस करते हैं। जो यूज्ड अप हो गई प्रोडक्शन के दौरान, वो जो यूज्ड अप हो गया ना, वही रॉ मटेरियल, वही हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट कहलाता है। एक बार देखते हैं हम, इंटरमीडिएट कंजम्पशन रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड by a production unit on purchasing material inputs from the other production units which are used up completely during the production process in the same year। टॉप टिप्स क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स, ये हमारा फैक्टर इनपुट्स रहता है जिससे हम प्रोडक्शन क्रिया करते हैं। नॉन फैक्टर इनपुट्स from the domestic markets and imports of raw materials and other non factor inputs, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन सब सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन डज नॉट इंक्लूड परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट सच एज मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ये ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन डज नॉट इंक्लूड परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स सच एज मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट एक्सेट्रा। अब आते हैं वैल्यू एडेड और वैल्यू एडिशन। Value added refers to the excess of value of output over the value of intermediate consumption। Value of output over the value of intermediate consumption। Value added is equal to value of output minus value of intermediate goods used। ये फॉर्मूला हाईलाइटेड है, इसको आसान से क्या वैल्यू एडेड क्या होता है, जो कुछ भी हमने प्रोडक्शन किया उसमें से जो कुछ भी हमने रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया, टी मिल्क जो है टी को बनाने में मदद किया मान ली, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। टी की प्राइस मान ली 10 रुपये है,
मिल्क की प्राइस मान लीजिए 4 रुपये थी, तो 10 में से 4 जो माइनस किया 6 रुपये क्या हुआ, वैल्यू एडेड हो गया। इस तरीके से उसमें अब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ को देखते हैं, इससे और आसानी हो जाएगी। चलिए, तो वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म इज द नेट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फर्म इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। चलिए ठीक है, सपोज दैट अ फर्म हैड एन अनसोल्ड स्टॉक, पहला दिया अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है 100 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, शुरू में अनसोल्ड स्टॉक ऑलरेडी है। ड्यूरिंग द ईयर इट प्रोड्यूस्ड 1000 वर्थ ऑफ गुड्स बाय परचेजिंग मटेरियल इनपुट्स वर्थ रुपये, ये हमारा इनपुट मटेरियल इतना आया, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इट प्रोड्यूस्ड 1000 वर्थ ऑफ गुड्स, ये हमारा इतना का प्रोडक्शन किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। परचेजिंग मटेरियल इनपुट्स गया 400 एंड मैनेज टू सेल ₹800 वर्थ ऑफ गुड्स, ठीक है, और मैनेज टू सेल ₹800 वर्थ ऑफ गुड्स, और 800 रुपये का ये गुड्स बेचने में सफल रहा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड माइनस सेल्स ऑफ द फर्म। यहाँ पर इसने डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया है। अब ये वैसे होता क्या कि ये सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब सेल्स अब इसको देखेंगे, अगर हम ऊपर वाले एक बार दिखाता हूँ आपको, देखिए फार्मूला यही है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक। नेट चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही फार्मूला है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें हम सेल्स कितना है उसको हम देखते हैं। हाँ, तो वापस देखते हैं हम, तो यहाँ देखिए अब ये फार्मूला आप समझ गए होंगे, हमने पुट कर दिया वैल्यू, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था 100 था, यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया 100, ओके। और आते हैं प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ये 1000, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस 1000 है, माइनस 800 क्या है, सेल्स ऑफ द फर्म, ये सेल्स ऑफ द फर्म यहाँ दिया हुआ है 800 रुपये, यहाँ आएगा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, इसको सबको सॉल्यूशन किया तो यहाँ 300 रुपीज़ आ गए, ठीक है। तो नेट चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 300 माइनस 100 किया तो 200 हो गया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या हुआ, सेल्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक 800 प्लस 200 इज इक्वल टू 1000 हो गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट्स 400, वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू 600। सो आई होप इट इज़ क्लियर किस तरीके से पहले हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक्स का जो फार्मूला था उसको लगाया, और सबसे पहले हमने क्लोजिंग स्टॉक को उस फार्मूले के माध्यम से निकाल लिया। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, तो नेट चेंज इन स्टॉक का फार्मूला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 300 माइनस 100 200, यहाँ मेरा नेट चेंज आ गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट का जैसा कि हम जानते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट का कई फार्मूले हैं कि अनसोल्ड स्टॉक है या नहीं है, उसके ही बातों पर डिपेंड करता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक, तो 800 प्लस 200 ये 1000 हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट्स 400 हो गया, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो 1000 माइनस 400 600। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना ही हम करेंगे उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, इसका ध्यान रखें, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड बाय अ फार्मर यूजिंग द गिवन डेटा, तो सेल ऑफ अ राइस इन द मार्केट, परचेज ऑफ अ ट्रैक्टर थ्रेशर, प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ राइस ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल ऑफ राइस इन द मार्केट, ये दिया हुआ फिगर दिए हुए हैं, हमको निकालना है क्या है, वैल्यू एडेड, ठीक है। तो वैल्यू एडेड के लिए हमारा फार्मूला क्या है, वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हमको वो सारे फार्मूले ध्यान रखने होंगे, आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन यूनिट्स इनटू मार्केट प्राइस पर यूनिट, या सेल्स प्लस वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, सेल्स प्लस नेट चेंज इन स्टॉक, वो सब सारे फार्मूले को ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए सेल ऑफ राइस इन द मार्केट, सेल्स दिया हुआ है, परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर, ठीक है, ये दिया हुआ है, प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट,
अब हमने यहाँ कहीं पढ़ा था वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑल्सो इंक्लूड द प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनल आउटपुट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का ये पार्ट बन जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ राइस ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेशर। इसके बारे में हमने पढ़ा था, ये डिप्रिसिएशन नहीं होता ये, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होता है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये 100 है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल ऑफ राइस इन द मार्केट प्लस सेल्फ कंजम्पशन ऑफ राइस ड्यूरिंग द ईयर प्लस प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट। ये देखिए ये आगे शामिल हो गया इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में, और सेल्फ कंजम्पशन ऑफ राइस ड्यूरिंग द ईयर। ये तो सेल्स के अलावा सेल्फ कंजम्पशन ऑफ राइस ड्यूरिंग द ईयर और प्रोक्योरमेंट ऑफ राइस बाय द गवर्नमेंट, इसको हम शामिल करते हैं। तो ये सब तीनों फिगर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हमने सबको जोड़ लिया है। यहाँ पर 580 यहाँ 1000 में दिया हुआ है, तो इसलिए ट्रिपल यह ऐड हो गया और ये टोटल फिगर यहाँ हो गया। अब वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड बाय द फार्मर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ हमने निकाला ही था, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये 100,000 100,000 ये हो गया, तो 5,15,000 ये हमारा आंसर आ गया। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ।